दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर की है। अमरोहा शहर में शेखर नाम का एक लड़का रहता था, जो कि अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। शेखर के पिता के पास 70-80 बीघा जमीन की खेती थी। खेती-बाड़ी करके शेखर बहुत अच्छा खासा रुपया पैसा कमा रहा था। उत्तर प्रदेश का एक दूसरा शहर है, जिसको मेरठ के नाम से जाना जाता है। मेरठ शहर में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या भी अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। काव्या के पिता एक सरकारी टीचर थे। काव्या पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार थी। काव्या देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत ही सभ्य और सजा लड़की थी। काव्या अपने घर परिवार से ही ज्यादा मतलब रखती थी। उसे दोस्तों से, सहेलियों से और फालतू के लोगों से कोई मतलब नहीं था। एक दिन काव्या के घर उसके मामा आते हैं। वह काव्या के लिए एक रिश्ता बताते हैं कि एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसके पास 80 बीघा जमीन है, बहुत अच्छा घर परिवार है। वह अमरोहा में रहते हैं। उसका नाम शेखर है। तो काव्या के मम्मी पापा जब ये बात सुनते हैं, तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा जमीन तो किसी किसी के पास होती है, और यह लड़का हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काव्या के मम्मी पापा मामा से कहते हैं कि हमें उस लड़के से मिलवा दो। कुछ दिनों के बाद में मामा, काव्या के मम्मी पापा, सभी लोग शेखर के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों परिवार रिश्ते की बात करते हैं, तो शादी पक्की हो जाती है। और कुछ समय बाद 7 नवंबर को शादी होने के बाद काव्या मेरठ से अमरोहा अपने ससुराल पहुंच जाती है और अपने ससुराल में शेखर के साथ काफी अच्छे तरह से रहने लगती है। 1 साल लगभग बीतने वाला था। काव्या अपने सास ससुर, अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। काव्या अपने पति सास ससुर की बहुत इज्जत और सेवा करती है। अब 7 नवंबर आने से कुछ दिन पहले शेखर के माता पिता अपने बेटे बहू की शादी की सालगिरह का प्लान करते हैं। दोनों की सालगिरह मनाई जाती है। रात का समय आता है, काफी बड़ा आंगमन होता है और बहुत सारे रिश्तेदार वहां पर जमा होते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि आईपीएस की वर्दी में होती है। उनके साथ में कुछ गनर होते हैं। उनको देखने के बाद सभी रिश्तेदार दंग रह जाते हैं। सोचने लगते हैं कि पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं, क्या बात हो गई है। तभी वह अधिकारी शेखर के पास जाती है, उसे बधाई देती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि शेखर की दोस्त थी। उनका नाम काजल था। वह एक आईपीएस ऑफिसर थी और अमरोहा में ही अपनी नौकरी कर रही थी। शेखर ने उनको बुलाया था, इसीलिए वो इस प्रोग्राम में आई हुई थी। अब काजल मैम के रुतबे को देखकर काव्या अब बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और काजल मैम से बात करने लगती है। उनसे पूछने लगती है कि मैम, आपने तैयारी कैसे की है, कितना समय आपको लगा है? मैं भी आपकी तरह एक बड़ा अधिकारी कार्य बनना चाहती हूँ। तो उसके बाद काजल मैम काव्या को बहुत सारी बातें बताती है। उसको समझाती है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, मेहनत भी लगती है, रिस्क भी होता है। तब जाकर हम तैयारी कर पाते हैं और कहीं जाकर एक बड़े ऑफिसर, अधिकारी बन पाते हैं। अगर तुम तैयारी करना ही चाहती हो तो तुम आराम से तैयारी करो। तुम्हें अगर कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझसे कॉल करके पूछ सकती हो। मैं तुम्हें सारी चीजें बता दिया करूंगी। तो काव्या काफी खुश होती है और काजल मेम को बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में दूसरा दिन निकलता है, तो काव्या अपने पति शेखर से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है। कहती है कि शेखर, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे डांट ना लगाओ। तो शेखर कहता है कि पहले तुम बात तो बताओ, क्या बात है? उसके बाद ही तो डिसाइड हो पाएगा कि मुझे डांटना है या नहीं। इस तरह से शेखर हंसकर बोलता है। तो काव्या कहती है कि कल जो आपके दोस्त आई हुई थी, काजल मेम, मैंने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह तैयारी करके एक बड़े अधिकारी बनूं, ताकि हमारा घर थोड़ा सा और पावर में आ सके। शेखर काव्या की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वह अपने मन में सोचने लगता है कि अगर हमारे घर में कोई अधिकारी बन जाएगा तो इसमें हमारा ही फायदा होगा, नुकसान तो कोई होना ही नहीं है। शेखर बड़े ही रोग में आकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पैसे, किताब, कॉपी, जो कुछ भी चाहिए वह मिलाकर दे दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। वो शर्त यह है कि तुम घर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पढ़ाई के पीछे पड़ जाओ और घर पर ध्यान ही न दो, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे माता पिता हैं। अगर उनका हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो यह बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। काव्या शेखर को आश्वासन देती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं सबसे पहले घर का काम करूंगी, उसके बाद अपनी पढ़ाई क्या करूंगी।
मुझे इतना समय तो मिल ही जाएगा, चाहे 4 घंटे मिले या 5 घंटे में। उतने समय में अपनी पढ़ाई कर लिया करूंगी। लेकिन मेरे लिए घर सबसे पहले रहेगा, आप लोग मेरे लिए सबसे पहले हो। शेखर तैयार हो जाता है। फिर काव्या कहती है कि इसके लिए मुझे यूपीएसएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, और मुझे यूपीएसएससी का यू भी नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि यूपीएसएससी की तैयारी कैसी करनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है और कितना समय देना होगा। इसके लिए मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। तो शेखर काव्या से कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोचिंग करनी है यहाँ आसपास के एरिया में जहां भी कोचिंग मिलती है, मैं तुम्हारी वहां कोचिंग लगवा देता हूँ। तुम अपनी कोचिंग कर लेना। उसके बाद शेखर एक कोचिंग सेंटर में जाकर बात करता है और वहां से काव्या की कैलाश लगवा देता है। काव्या की कोचिंग शुरू हो जाती है। काव्या को 5 घंटे कोचिंग में देने पड़ते हैं। काव्या दोपहर के समय में कोचिंग जाती है। उसका डेली रूटीन यही हो जाता है कि सुबह घर में काम करती है, दोपहर के समय पर कोचिंग जाती है और शाम को कोचिंग से आकर फिर घर का काम करती है। रात को थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पढ़ाई कर लेती है। अब काव्या इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से। काव्या की पढ़ाई चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और काव्या का बेसिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद काव्या को एडवांस पढ़ना था। एडवांस के लिए काव्या 6 महीने और लगाती है। अब एडवांस पढ़ने के लिए काव्या को और भी ज्यादा समय देना पड़ता है। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी उसको पढ़ने होते हैं, जिसकी वजह से काव्या को 6 महीने तक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वह घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से घर का सभी काम काव्या की सास को ही करना पड़ता है। और काव्या के ससुर जो होते हैं वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। एक दिन काव्या के सास ससुर शेखर से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, लगभग 1.5 साल बीतने को आया है और 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि काव्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रही है। अभी तक इसने कोई भी पेपर नहीं दिया है। तो शेखर कहता है कि मम्मी पापा, कुछ समय की बात और है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने के बाद में इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर घर पर ही रहेगी, घर पर रहकर ही पढ़ाई करेगी और घर के सारे काम भी करेगी। उसके बाद में शेखर अपनी पत्नी से बात करता है, कहता है कि अभी कितना समय और लगेगा। तो काव्य कहती है कि सिर्फ 1 महीना और बचा है, उसके बाद मैं घर पर ही रहूंगी, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और काव्या का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। अब काव्या घर पर ही रहती है और घर पर रहकर अपनी तैयारी भी करती है। घर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देने लगती है, लेकिन उसके की तैयारी में अब थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उसका जो पेपर था वह नजदीक ही था। 2 महीने बाद उसका पेपर होना था। 2 महीने बाद काव्या अपना प्री एग्जाम देकर आती है और जब प्री पेपर का रिजल्ट आता है तो काव्या बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि प्री में काव्या फेल हो चुकी थी और काफी ज्यादा नंबर से फेल हुई थी। जब यह चीज शेखर को पता चलती है, उसके घर वालों को पता चलती है, तो वह लोग भी काव्या को ताने मारने लगते हैं और काव्या से कहते हैं कि 1.5 साल तुमने पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद भी तुम प्री एग्जाम में फेल हो गई, तो तुम मेंस और इंटरव्यू कैसे निकाल पाओगी। तो काव्या अपने पति से अकेले में बात करती है, कहती है कि मुझे 1 साल का समय और दे दो, इस बार पेपर आएगा, मुझे उस पेपर को देने दो। अगर मैं फिर से फेल हो गई तो फिर पढ़ाई छोड़ दूंगी। इस बात के लिए शेखर राजी हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 1 साल का समय मैं तुम्हें और दे रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमें भी अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने ही है तो तुम अपने बच्चों से अपने सपने पूरे करा लेना, लेकिन अब हम सबकी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम तो पूरे दिन पढ़ाई करती रहती हो। मेरे मम्मी पापा को घर का सब काम करना पड़ता है, वह बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा बीमार भी रहते हैं। तो काव्या कहती है, ठीक है, बस मुझे 1 साल का समय और दे दो। 1 साल में अगर पेपर नहीं निकला तो मैं पढ़ाई को छोड़ दूंगी। काव्या फिर से अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करने लगती है। कुछ महीने के बाद में काव्या का प्री पेपर होता है और काव्या फिर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से इस बार देकर आती है। जो भी उसने पिछली बार गलतियां की थीं, उन सभी गलतियों को सुधार कर प्री एग्जाम को देकर आती है। अब काव्या का प्री पेपर जो था वह निकल चुका था और काव्या के घर वालों को जब यह बात पता चली है कि काव्या ने प्री पेपर पास कर लिया है तो वह काफी खुश होते हैं। उसके बाद में काव्या अपने मेंस की तैयारी करती है और 1.5 महीने बाद में उसका मेंस पेपर लगा होता है।
1.5 महीने के बाद काव्या का मेंस होता है। जब मेंस पेपर काव्या देने जाती है तो काव्या पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिखती है, लेकिन कुछ कमियां उसकी वहां पर रह जाती हैं। जब मेंस का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि काव्य जो है वह मेंस में रह गई है। तो शेखर हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि अब बस करो, मैं तुम्हें तैयारी नहीं करने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी मुझसे बोलो। इस बात को सुनकर काव्या काफी गुस्सा होती है। कहती है कि अब मेंस तक पहुंच गई हूं तो अब मुझे थोड़ी और तैयारी करने दो। हो सकता है कि इस बार मैं मेंस भी क्लियर कर लूं और इंटरव्यू क्लियर करके मैं इस बार जो है अफसर बन जाऊं। उसके बाद शेखर और काव्या के बीच में काफी बहस होती है। बहस होने के बाद काव्या अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है और मेरठ वापस आकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। वहां वह तैयारी करती है। लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बीतने के बाद में शेखर काव्या की माँ को फोन करता है। उनसे कहता है कि आप अपनी बेटी को हमारे पास भेजोगे या फिर मेन तलाकनामा पेपर के कागज भेजूं। तो काव्या की माँ जो होती है वह अपने दामाद को समझाती है और कहती है कि बेटा, कुछ समय इसको और दे दो। अगर इस बार ये पास नहीं होती है तो हम आपसे खुद कह रहे हैं कि हम इसकी पढ़ाई को छुड़वा देंगे और ये अपना पूरा समय घर पर ही देगी। उसके बाद शेखर गुस्सा होता है। कहता है कि अब मुझसे चाहे आप कहें या फिर कोई और कहे, लेकिन अब मैं इसको तैयारी नहीं करने दूंगा। अब इसको तैयारी छोड़नी होगी और घर पर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता काफी बीमार रहते हैं। ये पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है। मेरे माता पिता पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं। मैं खेती बाड़ी में रहता हूँ, इस वजह से घर पर कोई ध्यान नहीं दे पाता और इसीलिए मैंने शादी की है ताकि घर पर कोई ध्यान दे सके। लेकिन ये तो पढ़ाई में लग गई है, अपना सपना पूरा करना चाहती है। उसके बाद में काव्या शेखर से बात करती है और जब बात करती है तो शेखर काफी गुस्सा होता है, जिससे दोनों के बीच में दोबारा से काफी ज्यादा बहस हो जाती है। तो शेखर कहता है कि तो में आना है या नहीं आना है। तो काव्या भी गुस्से में कह देती है कि मुझे नहीं आना, तुम्हें जो करना है वह कर लो। और उसके बाद शेखर काफी गुस्सा होता है और गुस्से में वह तलाकनामा पेपर को मंगाता है और उस पर साइन करता है और काव्या के घर भी भेज दें। उसके बाद जब काव्या देखती है तो काव्या भी गुस्से में साइन कर देती है और साइन करने के बाद में वापस शेखर को भेज देती है। अब जब शेखर ये चीज देखता है कि काव्या ने अपने सपने के लिए मुझे छोड़ दिया है, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वह उन पेपर्स को जमा कर देता है। उसके बाद शेखर गुस्से में दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद में दूसरी बीवी को अपने घर ले आता है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी से उसे तलाक दे दिया था और अब वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ में रहने लगता है। इधर काव्या को जब यह बात पता चलती है कि शेखर ने दूसरी शादी कर ली है, तो काव्या बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसके बाद में काव्या अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगा देती है और मन लगाकर पढ़ाई करती रहती है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करती है। उसके मम्मी पापा उसकी देखभाल करते रहते हैं, उसको खाना पीना समय से देते रहते हैं। कुछ समय बाद में काव्या का प्री पेपर होता है और काव्या बहुत अच्छे तरीके से अपना प्री पेपर करके आती है। प्री पेपर का रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो काव्या देखती है कि इस बार तो उसके नंबर जो है वह कट ऑफ से भी ज्यादा है। तो काव्या बहुत ज्यादा खुश होती है और वो ये खबर काजल मैडम को बताती है कि मैडम, इस बार में जो नंबर है वह कट ऑफ से भी ज्यादा आए हैं। अब काजल मैडम जब यह बात सुनती है तो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। वह कहती है कि तुम्हें मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद काजल मैडम हेल्प करती है और इस बार वो मेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेती है और जब इंटरव्यू की बारी आती है तो उसमें भी पास हो जाती है। सारी चीजें पास करने के बाद में काव्या की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में जब काव्या वापस लौटती है तो उसको मेरठ में ही आईपीएस का पद मिल जाता है। वह मेरठ में अपनी सरकारी नौकरी करना शुरू कर देती है। काव्या जब पहले दिन दफ्तर में जाती है तो वह अपने पति को याद करने लगती है और सोचती है कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अगर उन्होंने मेरी कोचिंग नहीं लगाई होती, मुझ पर भरोसा नहीं किया होता, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। चाहे कुछ भी हो, वह अपने परिवार वालों से भी लड़े, अपने मम्मी पापा को समझाया, लेकिन आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और उन्होंने मेरी वजह से बहुत रिस्क भी लिए थे। काव्या ये सब कुछ सोचकर रोने लगती है। वह सोचती है कि काश मैंने उस दिन तलाकनामा पेपर पर साइन नहीं किए होते तो आज शेखर मेरे साथ होते।
मैं और भी ज्यादा खुश होती। उसके बाद काव्या रोती रहती है। कुछ समय बाद वह अपने आप को संभालती है और अपने काम पर ध्यान देने लगती है। उधर शेखर जो था, वो बहुत ज्यादा मुसीबत में घिर चुका था। शेखर की जो दूसरी पत्नी थी, वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और डॉक्टर ने उसका केस काफी ज्यादा क्रिटिकल बताया था। डॉक्टर ने कहा था कि हम आपकी बीवी बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। साथ ही साथ में शेखर की दूसरी पत्नी का जो बड़ा भाई था, वह बहुत ज्यादा मक्कार था और उसकी सीधी नजर शेखर के पैसों पर थी। उसकी प्रॉपर्टी पर कुछ दिन भी जाते हैं। शाम का समय हो रहा था। काव्या मैडम अपनी कार से घर वापस लौट रही थी। वह उस समय मेरठ में ही रहा करती थी। वह दफ्तर से घर वापस लौट रही थी। उनके साथ में एक गनर था और उनका ड्राइवर कार चला रहा था। तभी वो अचानक से देखती है कि एक हॉस्पिटल है, जो कि बच्चों वाला हॉस्पिटल है, और वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। वहां किसी एक आदमी को मारा जा रहा है। जैसे ही वह ये चीज देखती है, वह तुरंत कार रुकवा दी है और भागती हुई ड्राइवर के साथ गनर के साथ वहां पहुंचती है। अपनी ड्रेस में होती है। काव्या मैडम को आईपीएस की वर्दी में देखकर जो भीड़ होती है, वह वहां से दूर हट जाती है और जैसे ही काव्या मैडम उस शख्स के पास जाती है जो पिट रहा था, तो वह देखती है कि वह कोई और शख्स नहीं, बल्कि उनका एक्स हस्बैंड शेखर है। तो वह तुरंत ड्राइवर और सिपाही को बुलाती है और जल्दी से शेखर को गाड़ी में बैठाती है, क्योंकि शेखर का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसका सर फट चुका था और उसके पेट पर भी बहुत सारे लात घूंसों के निशान हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके पेट पर बहुत सारे घाव हो गए थे। मैडम तुरंत उसको गाड़ी में बैठाती है, तुरंत बड़े हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। वहां पर आईसीयू में शेखर का ट्रीटमेंट चलता है। जब ट्रीटमेंट होता है तो 2 घंटे बीत जाते हैं। मैडम बाहर बैठकर इंतजार कर रही होती है, ईश्वर से दुआ कर रही होती है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर लौटते हैं और वह कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने पूरी कोशिश कर ले, लेकिन हम शेखर के किसी भी ट्रीटमेंट में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शेखर का खून बहुत ज्यादा बह चुका है और हमें अर्जेंट में खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने अपने डिपार्टमेंट को भी फोन कर लिया है, लेकिन इस समय खून की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं हो पा रही है। तो काव्या मैडम कहती हैं कि मेरा ओ पॉजिटिव खून है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, और मेरा खून लेकर आप शेखर को चढ़ा दो। उसके बाद काव्या मैडम का एक बोतल खून लिया जाता है और शेखर को डॉक्टर चढ़ा देते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट होता है और 2-3 घंटे के बाद में डॉक्टर्स को सफलता मिल जाती है। डॉक्टर्स दूसरे रूम में जाते हैं, जहां पर काव्या मैडम ने खोल दिया था। वहां जाकर बताते हैं कि अब शेखर खतरे से बाहर है, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में रात भर काव्या मैडम वहीं पर लेटी रहती है, जहां पर उन्होंने खून दिया था, और लेटकर शेखर के होश में आने का इंतजार करती रहती है। इधर शेखर का ट्रीटमेंट हो चुका था। शेखर पूरी रात वह बेहोश पड़ा रहता है। उसके बाद में सुबह जब दिन निकलता है, तो शेखर को होश आता है। काव्या मैडम उसके पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, तुम मुझे सारी चीजें बताओ। उसके बाद में शेखर बताता है कि मेरी जो दूसरी पत्नी है, वह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, और उसको हम लोगों ने अमरोहा में जब दिखाया, तो वहां पर डॉक्टर्स ने हमें आगे रेफर कर दिया था। जब हम मेरठ हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर ने कहा कि केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हम बच्चे और बीवी में किसी एक को ही बचा सकते हैं, और यहाँ पर बच्चे के बचने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए डॉक्टर ने बच्चे को बचा लिया। लेकिन मेरी दूसरी पत्नी थी, उसको नहीं बचा पाए। जब मेरे ससुराल वालों को यह बात पता चली, तो वो लोग आए और बिना मुझसे कुछ कहे मुझे मारने लगे, और मुझे बुरी तरह मारा। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं बच नहीं पाता। उसके बाद काव्या मैडम पूछती है कि तुम्हारी जो बच्ची है वह कहाँ पर है। तो शेखर बताता है कि उसको तो मम्मी पापा लेकर चले गए थे। मैं अपनी पत्नी को लेकर जाने वाला था, ताकि उसका दाह संस्कार कर सकूं, लेकिन तब तक मेरे ससुराल वाले आ गए और यह सब कुछ हो गया। सभी बातें सुनने के बाद में काव्या मैडम रोने लगती है। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह शेखर से कहती है कि देख लो, आज तुम्हारी इस जिद की वजह से क्या हो गया। अगर तुमने उस दिन मुझसे जिद नहीं की होती, मुझे 1 साल और दे दिया होता, आज हम सब लोग में बहुत खुशी मना रहे होते। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर्स आ जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं और काव्या मैडम को बताते हैं कि मैडम अभी 1 हफ्ते तक हम शेखर को यहीं पर रखेंगे। उसके बाद काव्या मैडम डॉक्टर से कहती है
कि ठीक है, मैं तो अभी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना ऑफिस भी देखना है। मैं यहाँ पर समय-समय पर आती रहूंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है, तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन करके पूछ लेना, या मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद शेखर को वहाँ पर छोड़कर काव्या मैडम चली जाती है। अपने बंगले पर पहुँचती है, क्योंकि वह मेरठ में ही रह रही थी। अपने बंगले पर जाकर वह फ्रेश होती है, उसके बाद अपने दफ्तर जाती है। 1 हफ्ते तक इस तरीके से मैडम दफ्तर जाती है और शेखर से भी मिलने आ जाती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। हफ्ता बीतने के बाद में जब शेखर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, तो काव्या मैडम उसको लेकर अपने बंगले पर आ जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। तभी कुछ दिनों के बाद में शेखर के मम्मी-पापा का फ़ोन आता है। वह बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे दूसरे ससुराल वालों ने तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर मर्डर का केस लगा दिया और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज करा दिया है, जिसकी वजह से हमें तुम्हें बहुत ज़्यादा जुर्माना उनको देना पड़ेगा। वह 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जब शेखर ये बातें सुनता है, तो शेखर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वह ये सारी चीज़ें काव्या मैडम को बताता है। काव्या मैडम जब यह बात सुनती है, तो वह कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूंगी। उसके बाद में काव्या मैडम शेखर के ससुराल वालों से बात करती है और काव्या बात करने के बाद में शेखर के ससुराल वाले जो होते हैं, वह 50 लाख रुपए में अपना केस वापस लेने के लिए बोलते हैं। तो काव्या मैडम शेखर को बताते हैं कि वह 50 लाख में अपना केस वापस लेने के लिए तैयार है। उसके बाद शेखर अपने गांव जाता है और गांव में जो उसकी जमीन होती है, उसका बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेट बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो फिर वो अपने घर आता है। वह अपने मम्मी-पापा को बताता है कि वहाँ पर ज़मीन के रेट बहुत कम मिल रहे हैं और इससे अच्छा होगा कि हम अपने मकान को ही भेज दें। हम कहीं किराए पर रह लेंगे और इस तरीके से हम जो है अपना पूरा कर्जा है चुका देंगे और हम इस केस से भी बच जाएंगे। उसके बाद में शेखर ये सारी बातें काव्या मैडम को बताता है कि हम अपना मकान बेच रहे हैं और मकान बेचकर हम अपना कर्ज चुकाएंगे। तो काव्या मैडम कहती हैं कि ठीक है, तुम अपना मकान भेज दो, लेकिन शर्त यह रहेगी कि मकान बेचने के बाद में तुम सभी लोग मेरे पास आ जाओगे। तो शेखर भी मान जाता है। शेखर अपना मकान बेचता है और अपने मम्मी-पापा अपनी बेटी को लेकर काव्या मैडम के बंगले पर मेरठ ही पहुंच जाता है और वहां पर रहने लगता है। उन लोगों को मुआवजे की रकम देकर वह कहते हैं, अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, अब हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं रहा और न ही हम तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके से केस लगाएंगे। इसके बाद काव्या और शेखर का परिवार जो होता है, वह सभी एक साथ रहने लगते हैं और काफी खुशी-खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद में काव्या के माता-पिता भी वह वहां पर आते हैं। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, तो सारी कहानी बताई जाती है, तो सभी लोग मिलकर फिर दोबारा से काव्या और शेखर की शादी कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। आज के समय पर काव्या और शेखर अपने माता-पिता के साथ में वहीं पर रह रहे हैं और अपनी जिंदगी बहुत खुशी-खुशी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको इससे क्या सीख मिली है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।